हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग ने अपनी पूरी कोशिश कर ली होती है कि वो कैसे तो करके अपनी वाइफ को बचा सके। वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन इसी बीच उसका सामना हो जाता है पूला के आदमियों से, जो कि उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और सी के अंदर अब वो अपने एक वेपन से उसके ऊपर अटैक करने वाले थे। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं लुओ फैंग को, जिसको बबाता आगाह कर रही होती है कि जिस वेपन को ये लोग फॉर्म कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लुओ फैंग, तुम्हें बच के रहना होगा, क्योंकि मुझे डर है कि हम इनकी पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे अब तक, क्योंकि ये लोग अपनी पावर को गैदर कर रहे हैं, जिसके बाद ये लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए बहुत ही ज्यादा बड़ा अटैक करेंगे तुम्हारे ऊपर। वो लोग ऐसा कर भी रहे होते हैं और जैसे ही उनका वेपन फॉर्म हो जाता है हम देखते हैं पूला को, जो कि कह रहा था कि अब बस इस बीस्ट को मारने ही जा रहा हूं मैं और ये मर के हमारे साथ जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ही वो बंदा रोन्स अटैक करने जा रहा होता है और साथ साथ वो टकलू भी, तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ये सारे ही आगे बढ़ रहे होते हैं ताकि मिलके अटैक कर सकें। यहाँ पे वेपन भी फॉर्म हो चुका था और वो देखने में लगभग गोल्डन हॉर्न बहमूद के बराबर ही लग रहा होता है कि मतलब इन लोगों ने इतना बड़ा वेपन फॉर्म किया है ताकि आराम से गोल्डन हॉर्न बहमूद को मार सके, उन्हें कोई प्रॉब्लम भी ना आए। तभी लुओ फैंग को देखते हैं, जो कि फिलहाल उसकी इनर बॉडी के अंदर मौजूद था, वो चिल्ला रहा होता है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे वो और भी ज्यादा स्ट्रेंथ का यूज करने लग गया था। तभी हम देखते हैं कि वो वेपन फाइनली आके उसको हिट करता है। लुओ फैंग ने भी अपनी पावर का यूज कर लिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे उसकी गोल्डन हॉर्न बहमूद की बॉडी थोड़ी देर तक उस वेपन को रेसिस्ट कर पा रही होती है एंड बबाता उसको बता रही थी कि लुओ फैंग, तुम्हें जल्दबाजी में काम नहीं लेना है, नहीं तो काम खराब हो सकता है। लेकिन लुओ फैंग को देखते हैं, जिसके फेस के एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा था कि फिलहाल वो कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है इन लोगों को दूर हटाने के लिए एंड फाइनली वो अपनी नीज पे भी बैठ जाता है। लेकिन इन लोगों का वेपन वो तो लुओ फैंग से दूर ही नहीं हो रहा था। तभी हम देखते हैं लुओ फैंग, जो कि ऑलमोस्ट गिरने वाला होता है, जिसके बाद वो बंदा टोरियो वो कह रहा था कि जल्दी करो, यही सही मौका है इसके ऊपर और भी ज्यादा अटैक करने का। जिसके बाद लुओ फैंग को देखते हैं, जो कि चिल्लाने लग रहा था क्योंकि उसको अब काफी ज्यादा पावर की जरूरत पड़ने वाली थी और वो ऐसे करते हुए खुद को मोटिवेट भी कर रहा होता है। दूसरी तरफ से वो वेपन, जो कि गोल्डन हॉर्न बहमूद की बॉडी को डिस्ट्रॉय करता जा रहा था, लुओ फैंग चिल्लाता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और ना ही मैं हार मानूंगा। जिसके बाद उस वेपन को देखते हैं, जो कि धीरे धीरे करके उसकी बॉडी के अंदर को एंटर कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं उस गोल्डन हॉर्न बहमूद की बॉडी को, जो कि फिलहाल अब धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होती हुई लग रही थी। लेकिन फिलहाल लुओ फैंग ने अपनी एनर्जी का और भी ज्यादा यूज किया और अपनी स्ट्रेंथ का भी, जिसकी वजह से टोरियो तो कुछ देर के लिए हैरान हो जाता है। लुओ फैंग को देखते हैं, जो कि चिल्लाते हुए एनर्जी को रिलीज करता है। आसपास काफी सारा स्पिरिचुअल ऑरा आ चुका था और उसके बाद हमें अच्छा खासा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है सी के अंदर ही। ये देखते ही उन तीनों ही बंदों की हालत खराब हो चुकी थी कि आखिर ये कैसे हो सकता है। उन्होंने तो अपनी सारी पावर का यूज कर लिया था उस वेपन को फॉर्म करने के लिए और लगातार अटैक भी किया, लेकिन उस सब के बावजूद भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए लुओ फैंग का। जिसकी वजह से हम देखते हैं गोल्डन हॉर्न बहमूद की बॉडी से अभी और भी काफी सारी लाइटनिंग निकल रही होती है, जिसकी वजह से सी के अंदर मौजूद लोग एंड यहाँ पे जितने भी एनिमल्स वगैरह थे वो सभी दूर को हट जाते हैं। एंड हम देखते हैं यहाँ पे वो वेपन वो तो पूरे तरीके से चकनाचूर ही हो गया था। इससे ही अंदाजा लग जाता है कि फिलहाल लुओ फैंग ने कितनी ज्यादा पावर का यूज किया है। तभी हम देखते हैं कि वो अपनी एनर्जी से अटैक करने जा रहा होता है पूला के ऊपर। वो तुरंत ही एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है ताकि खुद को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन लुओ फैंग, जो कि अब और भी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, वो भड़क रहा होता है और कहता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें मार के छोड़ूंगा। जिसके बाद वो अपने वेपन को निकाल लेता है और हम देखते हैं कि उसके ट्रू वेपन, जो कि फिलहाल आ रहा होता है उस गोल्डन हॉर्न बहमूद के माउथ के अंदर से निकल के, जिसे देख के वो लोग थोड़े से हैरान होते हैं और फिलहाल समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये किस तरीके का वेपन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो टकलू, सबसे पहले तो वही मारा जाता है लुओ फैंग के ट्रू वेपन से। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लगातार दूसरे बंदे को भी मारता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और फाइनली जाके वो हिट करने वाला होता है पूला को। उसके फोरहेड के काफी ज्यादा क्लोज आ गया था। पूला की आंखें काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी होती हैं और ऐसा लग रहा था कि अब तो वो भी शायद से मरने वाला है। बट अनफॉर्चुनेटली ये सीन यहीं पे कट हो जाता है।
और हम देखते हैं सी को, जो कि फिलहाल अब काफी ज्यादा शांत पड़ी हुई थी, आसपास कोई भी हलचल नहीं हो रही होती। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद लुओ फेंग को देखते हैं, जो कि फाइनली एंट्री मारता है सी के अंदर से बाहर को। फिलहाल हमें यहाँ पे काफी सारे गार्ड्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि पूला एंड उसकी टीम के साथ में आए हुए थे। तभी बबाता उसके पास में आती है और वो कहती है कि वाकई में तुमने काफी ज्यादा अच्छे से यूज किया गोल्डन हॉर्न बहमूद की पावर का यूज करते हुए, एंड ये वेपन ये तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल का है। मुझे बिलीव नहीं होता कि तुमने अकेले ने इतने सारे लोगों को मार दिया है। वाकई में ये वेपन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। तभी लुओ फेंग को देखते हैं, जो कि उसको कह रहा था कि हाँ तुमने इस बारे में बिल्कुल सही कहा, लेकिन दुश्मन अभी फिलहाल पूरे तरीके से खत्म नहीं हुए हैं। बबाता भी उसकी बात को सुन रही थी और वो इस बात से एग्री भी करती है। और वो ये भी कह रहा था कि तुम्हें पता है ना कि फूला यहाँ से भाग चुका है, मतलब कि फूला फिलहाल इंजर्ड हो चुका था, लेकिन वो मारा नहीं गया। फिलहाल सीन कट होता है और हम देखते हैं एक शिप को, जिसके अंदर कोई बंदा काफी ज्यादा इंजर्ड हुआ था और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना पूला ही होता है, जो कि काफी ज्यादा भड़का हुआ था इस वक्त लुओ फेंग के ऊपर, क्योंकि उसे बिलीव नहीं हो रहा होता कि उस गोल्डन हॉर्न बहमूद ने ये हाल कर दिया है और वो उसके पास सिर्फ और सिर्फ लुओ फेंग की वजह से ही पहुंचा था। उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी हम देखते हैं एक बॉडी को, जो कि होलोग्राम बॉडी थी एंड वहां पे अपीयर हो रही थी, जिसे देखते ही पूला तुरंत ही वहां पे अपनी नी डाउन करते हुए उनको ग्रीट करने लग जाता है। एंड यहाँ पे एल्डर आ चुके थे, जो कि फिलहाल उससे जायजा लेने वाले थे कि आखिर अब होने क्या वाला है। जिसके बाद वो पूछने लग गया था कि तुम तो अर्थ पे गए थे अपनी टीम के साथ में, तो मुझे बताओ कि वहां पे क्या हुआ। तभी पूला काफी ज्यादा डर रहा होता है और वो कहता है कि जी हाँ, मैं अपनी टीम के साथ में अर्थ पे गया था, जैसे कि आपने मुझे ऑर्डर दिया कि मैं वहां जाऊं और फिर वहां जाके लुओ फेंग को मारूं और फिर उससे पता लगा लूं गोल्डन हॉर्न बहमूद के बारे में। मैंने ऐसा किया भी और आप इस बात को जान के काफी ज्यादा शौक होंगे, जो कि मुझे पता चली है। और वो बता ही देता है कि गोल्डन हॉर्न बहमूद मरा नहीं बल्कि जिंदा है। ये सुनते ही वो जो एल्डर थे वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि क्या सच में वो अभी तक जिंदा है। तभी पूला कहता है कि जी हाँ बिल्कुल वो अभी तक जिंदा है, मैंने और मेरी टीम ने उसको पकड़ने की पूरी कोशिश की और इसी वजह से मेरे साथ में जितने भी लोग थे वो सारे ही मारे गए। वो गोल्डन हॉर्न बहमूद बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि हमारी पूरी टीम उसका एक बंदा भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। मैं भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया और फाइनली जाके मैं यहाँ पे आया हूँ। लीडर प्लीज मुझे बताइए कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि उस गोल्डन हॉर्न बहमूद को मारना मेरे बस की बात तो थी नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया, प्लीज मुझे गाइड करिए। ये सारी बातें सुनने के बाद वहाँ पे एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उनकी शक्ल से भी साफ ही दिख रहा होता है। तभी वो कहते हैं कि मैंने क्या कहा था तुमसे कि तुम अर्थ पे जाओगे और मेरा काम करके आओगे। 2 बार तुम अर्थ पे चले गए लेकिन उसके बावजूद भी तुम कुछ नहीं कर पाए। अब मुझे लगता है कि अब तुम्हें सजा देनी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम इस जगह के पेट्रियास बनने के लायक ही नहीं हो, तुमने हमारा नाम खराब कर दिया। ये सुनते ही पूला की हालत खराब हो जाती है और वो कह रहे होते हैं कि अब बस तुम्हें मरना ही होगा। ये सुनते ही पूला गिड़गिड़ाते हुए आगे बढ़ने लग गया था और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मेरे साथ ऐसा कुछ ना करें, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके फोरहेड के अंदर से काफी सारी स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लग गया था, जिसकी वजह से कुछ अजीब सा उसके साथ में होता है और ये सीन यहीं पे कट हो गया था। जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं एक प्लेनेट को, जो कि काफी ज्यादा अजीब सा दिख रहा था, शायद से काफी ज्यादा आइस इस जगह पे पड़ी हुई है। फिलहाल हम देखते हैं कुछ लोगों को जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं और इस जगह पे नूरान सन फैमिली का एक एल्डर खड़े हुए थे, या फिर यूं कह लीजिए कि लीडर खड़े हुए थे। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों बंदे तुरंत ही आगे ग्रीट करने लग गए थे। वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम दोनों यहाँ पे आ चुके हो, आज तुम दोनों को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम सौंपने वाला हूँ, उम्मीद है कि तुम इसे काफी ज्यादा अच्छे से करोगे। ये सुनते ही वो दोनों कहने लग जाते हैं कि बिल्कुल आप बस हुक्म करिए कि आगे हमें करना क्या है, आप जो भी कहेंगे हम आपकी सारी बातें मानने को तैयार हैं, प्लीज हमें बताइए कि हमें क्या करना है। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम दोनों मेरे डायरेक्ट डिसाइबल हो और नोलानसन फैमिली में सभी ने तुम्हारे बारे में सुना है, सब जानते हैं कि तुम दोनों कितने ज़्यादा केपेबल हो, इसलिए ही मैंने तुम दोनों को हमेशा से ही हर इंपॉर्टेंट काम के लिए आगे रखा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम दोनों कितने ज़्यादा लायक हो। और आज इसी की वजह से मैं आज तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम सौंपने वाला हूँ। तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ को देख के मुझे लगता है कि तुम इस काम को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से करोगे और उम्मीद है कि इस बार तुम मुझे लेट डाउन फील नहीं करने दोगे, जैसे कि हमेशा ही नहीं करने देते। तभी वो दोनों ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि जी बिल्कुल, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा, बस आप एक बार हुक्म कर दीजिए कि आखिर हमें करना क्या है। वेल हम देखते हैं लुओ फेंग को, जो कि फिलहाल अब प्लैनेट्स के पास में बैठा हुआ था और वो कल्टीवेट करके अपनी पावर को इन्हेंस करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सन भी मौजूद होता है, जिसकी पावर का यूज करते हुए वो अपनी पावर को चैनलाइज कर रहा होता है। तभी बबाता उसे कहती है कि लुओ फेंग, इस बार वाकई में तुमने अपनी काफी सारी पावर का यूज किया
लेकिन जहां तक मुझे लगता है लुओ फेंग तुम्हें अभी भी और भी ज्यादा पावर को इनहेंस करना होगा। तभी लुओ फेंग कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इस बात को मैं भी समझता हूँ और मुझे पता है कि सब कुछ मेरे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तभी तो मैं इस जगह पे आया ताकि मैं इस जगह के बारे में और भी काफी कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकूं। बबाता उसके पास में आ जाती है और कहती है कि हाँ तुम भी बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें इस पे वर्क करना होगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे तो वॉरियर ली शेन एंड होंग आ जाते हैं, जिसे देखते ही लुओ फेंग थोड़ा अजीब सा रिएक्शन देता है और कहता है कि आप पहले से थोड़े अलग लग रहे हैं, आखिर मसला क्या है। तभी वो तुरंत ही उसके पास में आ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, लेकिन इस जगह पे आके काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लग रहा है मुझे, क्योंकि जब से हम लोग वर्चुअल यूनिवर्स में थे तब तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अलग हुआ करती थी चीज़ें। तभी वहाँ पे वो कहता है कि अच्छा लेकिन आप किस बारे में बात कर रहे हैं ब्रदर। जिसके बाद वो दोनों ही कहने लग गए थे कि हम लोग बात कर रहे हैं सांग रोड के बारे में। पे कट हो जाता है और हम देखते हैं लुओ फेंग को, जो कि फिलहाल वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर आ चुका था अपने कल्टिवेशन को इन्हेंस करने के लिए और इस सांग रोड के बारे में पता लगाने के लिए भी। फिलहाल हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे वॉरियर्स और भी मौजूद होते हैं जो कि फिलहाल इसी जगह पे थे और वो यहाँ पे आगे बढ़ रहे होते हैं। बबाता बता रही होती है कि तुम्हें पता है इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग आते हैं जो कि फिलहाल अपनी कल्टीवेशन को इन्हेंस करते हैं और यहाँ पे ग्रुप्स के अंदर बैटल्स भी होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है इंडिविजुअल के लिए भी और किसी ग्रुप के लिए भी। और सबसे बढ़िया बात यह है कि तुम भी इसके अंदर पार्ट ले सकते हो ताकि तुम्हारी ट्रेनिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐड हो पाए और उसके साथ साथ तुम अपनी कल्टीवेशन को भी इन्हेंस कर लोगे। लुओ फेंग, जहाँ तक मैं समझती हूँ तुम्हें इस चीज़ को एक ट्राई ज़रूर से ही देना चाहिए। ये सारी बातें लुओ फेंग को इंटरेस्टिंग लग रही होती है कि ब्रदर मुझे लगता है कि आपको इस ट्रेनिंग को एक बार तो ज़रूर से ट्राई करना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। बबाता को जो कि कह रही होती है कि लुओ फेंग तो तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम ग्रुप्स के साथ में फाइट करोगे या फिर तुम सिंगल ही फाइट करना चाहते हो किसी दूसरे ओपोनेंट के साथ में। फिलहाल लुओ फेंग कहता है कि मुझे लगता है कि हमें इस वुल्फ रोड के ऊपर आगे से ही बढ़ते रहना चाहिए और रास्ते में मैं तुम्हें बता ही दूंगा। तभी ये लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी वॉरियर ली शेन उसके पास में आ जाते हैं और उसे बताने लग गए थे आसपास की जगह के बारे में। तभी उनकी नज़र एक साइड को पड़ जाती है और वो तुरंत ही अपनी आइज़ को लुओ फेंग थोड़ा हैरान था। तभी वहाँ पे वॉरियर ली शेन उसको बताने लग गए थे कि ये जो पर्सन यहाँ पे खड़ा है उसका नाम कांग वो मैन लुओ है एंड ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल शख्सियत है। मुझे पता है कि तुमने इसके बारे में ज़रूर से ही सुना होगा क्योंकि ये हेई लोंग शेंग आइसलैंड ब्रांच का एक मैनेजर है एंड ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल शख्सियत भी है। जिसके बाद वो बताने लग गया था कि इनका ऑरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब मैंने और ब्रदर होंग ने इनको देखा तो हम लोग भी हैरान हो गए थे। इवन हम इनके बारे में बात तक नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टिव पर्सन है और ना ही डायरेक्टली जाके इनसे मिल सकते हैं क्योंकि ये इस मशीनरी ग्रुप से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रिलेटेड हैं। मशीनरी ग्रुप का नाम सुनते ही लुओ फेंग थोड़ा हैरान होता है और उसे पास्ट की बातें याद आती हैं जब वो वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर चला गया था कुछ वॉरियर्स को खरीदने के लिए। तब उसे पता चला था इस जगह के बारे में और यहाँ के मास्टर के बारे में भी। उसे ये भी पता चलता है कि जो मशीनरी ग्रुप है और इसका लीडर जो है वो यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल मास्टर है और आज तक जितने भी ज़्यादा अच्छे और स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं वो उसी की गैंग को ज्वाइन करते हैं, मतलब कि उसी की मशीनरी अलायंस को, जिसकी वजह से स्पेस के अंदर उसका काफ़ी ज़्यादा नाम है। तभी लुओ फेंग कहता है कि वाकई में ये चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, लेकिन ये पर्सन जो कि स्पेस के अंदर इसका इतना ज़्यादा नाम। तभी वो कहता है कि वैसे ही पर्सन इतना ज़्यादा एरोगेंट नहीं लग रहा, लगता है हम इससे बात कर सकते हैं। जिसके बाद बबाता कहती है कि लुओ फेंग क्या तुम्हें याद है जब हम उस जगह से गुजर रहे थे तब हमने एक टेस्ट के बारे में भी सुना था, अगर कोई प्रिजन मास्टर भी होता है तो वो भी इनके 2 स्टार असेसमेंट को पास नहीं कर पाता, वो टेस्ट इतना ज़्यादा खतरनाक है। लुओ फेंग तुम्हें लगता है कि वो हमसे बात करेगा? मुझे तो नहीं लगता क्योंकि मशीनरी ग्रुप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इवन नोलानसन फैमिली वो भी इन लोगों के सामने थोड़े डरते हैं और वो इन लोगों से थोड़ा दूर ही रहना पसंद करते हैं। जिसके बाद लुओ फेंग कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन अब हमें अपने रास्ते में आगे बढ़ना चाहिए। जिसके बाद हमें वही पर्सन दिखाया जाता है जो कि फिलहाल उन प्लांट्स के पास में खड़ा हुआ था और तभी वहाँ पे कुछ 2 गार्ड्स आ जाते हैं शायद से किसी बारे में बात करने के लिए। तभी ये सीन कट होता है एंड हम देखते हैं उसी रोड को जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। जिसके बाद तीनों ही वॉरियर्स को देखते हैं जो कि उस पॉइंट पे आ चुके थे और अब ये लोग वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर एंटर कर सकते थे। तभी हम देखते हैं इनकी बॉडी जो कि वर्चुअल यूनिवर्स की बॉडीज़ की तरह हो जाती है और उसके बाद ये लोग चले जाते हैं उसी वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे वापस से आने के बाद इनकी बॉडी ठीक हो गई। तभी लुओ फेंग को देखते हैं जो कि एक अजीब सी ही जगह पे आ चुका था जहाँ पे उसे सन भी दिख रहा होता है,
तभी लुओ फैंग कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ पे आ ही गया। तभी उसके सामने ढेर सारे कार्ड्स आ जाते हैं जिनमें से लुओ फैंग किसी एक को चुन लेता है और उसके बाद वो उस फाइल को खोल के देखने लग गया था जिसके अंदर उसे काफ़ी सारी चीज़ें एंड रूल्स वगैरह के बारे में बताया हुआ होता है कि आखिर कैसे वो इस वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर रह के अपनी कल्टिवेशन को इन्हेंस कर सकता है और अपनी फाइटिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए वो आखिर किन रूल्स को फॉलो कर सकता है। जिसके बाद लुओ फैंग काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो गया था और वो कहता है कि अब तो मुझे इसे करना ही होगा। और उसके बाद वो कहता है कि मुझे 1000 प्लैनेट लेवल के वॉरियर्स चाहिए जो कि मेरे साथ में फ़ाइट करें, मेरे ओपोनेंट्स बन के। ये बात सुनने में काफ़ी ज़्यादा हैरानगी भरी लग रही है, लेकिन लुओ फैंग तो इसके लिए रेडी हो जाता है। बबाता कह रही होती है कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि वो स्क्रीन पर चूज़ करने लग गई थी उन वॉरियर्स को ही। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फैंग एक अजीब सी जगह पर आ जाता है जहाँ पर अब वो इन वॉरियर्स के साथ में फ़ाइट करने वाला था। तभी वो तुरंत ही अपनी सोर्ड को निकाल लेता है और रेडी हो जाता है। जिसके बाद तुरंत ही उसके सामने उसके ओपोनेंट्स भी आ चुके थे जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे होते हैं और सभी के हाथ में काफ़ी सारी सोर्ड्स वगैरह भी होती हैं। लुओ फैंग चारों ही तरफ से इनसे घिर चुका होता है और फिलहाल अब देखना ये था कि आखिर लुओ फैंग इनसे जीत पाएगा या नहीं। जिसके बाद लुओ फैंग को देखते हैं जो कि तुरंत ही एक लुक देता है और उसके बाद अपनी स्पिरिचुअल ओरा को रिलीज़ करता है जिसकी वजह से आसपास मौजूद गार्ड थोड़े दूर जाके गिर गए थे। लेकिन उसके बाद वो बाकी के जो बचे हुए गार्ड्स थे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत ही लुओ फैंग के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, वो भी झुंड में। जिसके बाद लुओ फैंग को देखते हैं जो कि उनको मारे जा रहा था, लेकिन उनमें से कुछ उसके ऊपर आके अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से वो नीचे सैंड में जाके गिर गया था और उनमें से एक ऊपर से भी अटैक करने वाला था। लुओ फैंग तुरंत ही वहाँ से हट जाता है और हम देखते हैं कि इस बार वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए आसपास काफ़ी सारे अपने वेपन्स को थ्रो कर देता है जो कि फ़िलहाल एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन में तब्दील होते हुए उन सभी लोगों को जाके हिट कर रहे होते हैं। जिसके बाद उनमें से एक बंदा जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था वो लुओ फैंग से लगातार लोहा ले रहा होता और लगातार लुओ फैंग को मार रहा था। लेकिन उसके बाद हमें ये सीन थोड़ा सा ऊपर से दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि लुओ फैंग का वेपन वो तो तबाही मचा रहा है और लुओ फैंग भी। जिसके बाद वो लगातार एक एक करके उन सभी को मारे जा रहा था, लेकिन वो सभी अपने काम में एक्सपर्ट लग रहे होते हैं। लुओ फैंग एक एक करके सबको धो रहा होता है और वो भी बाज नहीं आ रहे थे बल्कि लगातार लुओ फैंग के ऊपर अटैक करते हैं। लुओ फैंग ने एक बार में काफ़ी सारे स्पिरिचुअल ओरा को रिलीज़ कर दिया था जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी सारे वॉरियर्स एक बार से ही मारे जाते हैं और जो बचे हुए थे वो एक साथ अटैक करने वाले होते हैं लुओ फैंग के ऊपर। तभी लुओ फैंग के पीछे भी एक गार्ड अटैक करने वाला होता है, लेकिन तुरंत ही लुओ फैंग का जो वेपन था वो तुरंत ही आ जाता है और उसके बाद वो अटैक कर देता है उन सभी के ऊपर। जिसके बाद लुओ फैंग को देखते हैं जो कि फाइनली जाके उन सभी को हरा देता है और फिर वो उसी यूनिवर्स के अंदर वापस आ गया था और कहता है कि फाइनली मैंने उन सभी को मार दिया। लेकिन उनको मारना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा, मुझे लगता है कि डिफ़िकल्टी को थोड़ा बढ़ाना चाहिए क्योंकि जिन वॉरियर्स के साथ में मैंने फ़ाइट की है उनसे तो ब्रदर होंग एंड ली शेन भी फ़ाइट कर चुके हैं। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तभी बबाता कहती है कि चलो अच्छी बात है कि तुमने इस बारे में पता लगा लिया, कम से कम तुम्हें इस बारे में अवेयरनेस तो है ही। जिसके बाद वो तुरंत ही लुओ फैंग के पास से हट के चली जाती है। तभी लुओ फैंग कहता है कि अब मुझे अपनी लिमिट्स को टेस्ट करना होगा कि आखिर मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। और फिर कहता है कि बबाता मुझे इस बार फ़ाइट करनी है 10 फर्स्ट स्टेलर लेवल के वॉरियर्स के साथ में, उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पे अपीयर करो। तभी बबाता उसके अराउंड घूमने लग गई थी और कहती है कि ठीक है। जिसके बाद वो स्क्रीन पे जाके उनको सिलेक्ट भी करने लग जाती है और हमें एक नया वॉरियर दिखाया जाता है। जिसके बाद लुओ फैंग को देखते हैं जो कि फाइनली एक बार फिर से उसी बैटल ग्राउंड के अंदर आ चुका था और इस बार उसके सामने वही लोग खड़े होते हैं। जिसके बाद वो भी तुरंत ही अपनी सोर्ड को समन कर लेता है और हम देखते हैं कि उसके वेपन भी वहाँ पे अपीयर हो गए थे। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने मास्क को पहनते हुए कहता है कि चलो अब शुरू करते हैं और उसके बाद वो लगातार आगे बढ़ते हुए अटैक करता है उस बंदे के ऊपर। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी सैंड वगैरह में दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे उन सभी ने मिलके लुओ फैंग को ही मार दिया होता है। हालांकि इसमें वो सभी मारे गए थे लेकिन उनमें से 2 आखिरकार बच ही जाते हैं एंड वो सेफली खड़े थे और लुओ फैंग जिसकी हालत ख़राब हो चुकी होती है वो ज़मीन पे पड़ा हुआ था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे होश आता है, वो तुरंत ही ब्रेथ लेने लग जाता है और उसके बाद कहता है कि वाकई में मेरी स्ट्रेंथ इतनी भी ज़्यादा नहीं है जितनी मैं समझ रहा था और अगर ये लोग अभी ना रुकते तो शायद से मैं इस इंजरीज़ की वजह से ही मारा जाता। तभी बबाता कहती है कि हाँ तुमने इस बारे में बिल्कुल सही कहा, ये लोग वाकई में स्ट्रॉन्ग हैं।
तभी बबाता कहती है कि लुओ फेंग, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दी इनके साथ में फ़ाइट करने के लिए। तो लुओ फेंग जवाब में कहता है कि मैं तो बस डिफरेंस देखना चाहता था अपने एल्डेस्ट ब्रदर एंड अपने सेकंड ब्रदर की फाइटिंग के अंदर, तो इसी वजह से मैंने ऐसा किया, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी वीक पड़ जाऊँगा। जिसके बाद वो कहता है कि एक बार फिर से वॉरियर्स को अपीयर करो, और हम देखते हैं कि इस बार वो स्टेलर लेवल के एक वॉरियर को चूज़ कर लेता है। जिसके बाद वो कहता है कि इसको सेकंड लेवल का फोर्स वेपन देना और साथ साथ सेकंड लेवल का आर्मर भी, ताकि ये अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो पाए और मैं इसके साथ में फ़ाइट कर सकूँ। और उसके कहे मुताबिक बबाता भी वही बात पूरी कर देती है, और हम देखते हैं कि इस बार एक नया सा वॉरियर अपीयर होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग भी उस वर्चुअल यूनिवर्स से एक अलग ही जगह पे चला गया था, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसके आते ही बारिश वगैरह भी होने लग गई थी और आसमान में से थंडर भी कड़क रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जाके वो बंदा वहाँ पे अपीयर होता है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, और उसके बाद उसका वेपन भी उसके पास में आ जाता है, जिसको देखने के साथ साथ लग रहा था कि वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एंड लुओ फेंग को फाइट करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आने ही वाली है। जिसके बाद वो आगे बढ़ता है एंड हम देखते हैं कि अटैक कर देता है लुओ फेंग के ऊपर। लुओ फेंग बस कुछ ही सेकंड्स तक रेसिस्ट कर पाता है, उसके बाद वो थोड़ा दूर जाके गिर गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही आपस में फाइट करने लग गए थे। वो वॉरियर काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में लुओ फेंग को पीट रहा होता है। लुओ फेंग भी खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन कभी नदी के अंदर तो कभी स्काई में ऐसे ही फाइट करते जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक पॉइंट आता है एंड ये दोनों ही आपस में टकराने लग गए थे। जिसके बाद यही देखना था कि आखिर अब स्ट्रॉन्ग कौन होगा। तभी वहाँ पे लुओ फेंग कहता है कि नहीं, मैं तुमसे पीछे नहीं हटने वाला, और ये कहते ही वो बंदा लुओ फेंग को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से दूर को धकेल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ गया था और फिर एक बार फिर से अटैक करने लग जाता है लुओ फेंग के ऊपर। लुओ फेंग उसको फिर से रोकता है, लेकिन वो लगातार अटैक करे जा रहा होता है, जिसकी वजह से आसपास काफ़ी सारा डिस्ट्रैक्शन भी हो गया था। लुओ फेंग थोड़ा साइड में छिपने की कोशिश कर रहा होता है, ताकि वो थोड़ी टैक्टिक्स बना सके, और उसके बाद वो काफ़ी सारे स्टोन्स को जमा कर लेता है और थ्रो कर देता है उस वॉरियर के ऊपर, लेकिन वो तो एक ही अटैक से उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद लुओ फेंग का वेपन भी वहाँ पे अपीयर हो गया था, लेकिन लुओ फेंग उस बंदे के पीछे से जाके अटैक करता है। वो इस बात को नोटिस कर लेता है, तो फिर वो भी लुओ फेंग के ऊपर अटैक करता है। अब ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करे जा रहे होते हैं, जहाँ पे वो वॉरियर अभी भी भारी पड़ रहा था लुओ फेंग के ऊपर। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा लुओ फेंग के ऊपर अटैक करने ही वाला था। लुओ फेंग भी रेडी हो जाता है, और हम देखते हैं कि इस बार वो अपनी 9 वोल्ट थंडर पावर का यूज़ करने वाला था उस बंदे के ऊपर, ताकि उसको मार सके। लेकिन यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो इस फाइटिंग में कौन जीतने वाला है कौन नहीं, वो तो इसके आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।